Chapter 2 is actually about chemical classification of matter. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो. इन चैप्टर 1 वी हैव डन दैट फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फिजिकल स्टेट के बेस पे उसको, ठीक है. बट केमिकल क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, दैट इज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस and impure or mixtures. जितना भी मैटर है अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स पे, दो ही टाइप में हम केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर. प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं? जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो. पार्टिकल्स अब आपने चैप्टर 3 किया हुआ है, यू नो पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एटम्स मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता जनरली, बट कुछ केसेस में. मतलब उसकी डेफिनेशन एटम की क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी टाइप ऑफ मैटर which may or may not exist independently, that is called atom. और एटम के ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं. मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल which always exist independently. यही डिफरेंस है दोनों में. तो उस एटम और पार्टिकल, मॉलिक्यूल है या एटम है, उसके बेस पे प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के हैं. मींस इफ यू वांट टू डिफाइन प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस आर that type of matter which have same type of particles. सारे particles जो होंगे एक ही टाइप के होंगे. अब वो particles हमारे पास दो टाइप के हैं, एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं. अगर सारे particles एटम्स हैं और सिमिलर टाइप के एटम्स हैं, then that pure substance is called element. और अगर वो प्योर सब्सटेंस ऐसा है कि जिसके एटम्स तो डिफरेंट है बट उसके मॉलिक्यूल सेम है, then that is known as compound. और एलिमेंट और कंपाउंड आपको पता है बेटा, 118 एलिमेंट्स नेचर में फिक्स्ड है. पूरे यूनिवर्स के अगर हम काउंट करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, जितने भी एलिमेंट्स आपको नेम आते हैं, ऐसे टोटल 118 है. बट कंपाउंड्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि कंपाउंड्स इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म CO2. तो मोर एग्जांपल्स यू कैन गिव फॉर कंपाउंड, अनलिमिटेड नंबर में. बट एक चीज और है, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है. उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो फर्दर दो टाइप के, मतलब उनको मिक्सचर्स कहते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी चीज, किसी भी, आप घर में भी बैठ के 2-3 चीजें मिक्स कर दो तो आप एक इम्प्योर सब्सटेंस बना सकते हो. प्योर सब्सटेंसेस ऐसे नहीं बनते, वो अपने आप या तो नेचर में बनते हैं या उनको लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है. नेक्स्ट इज इम्प्योर substances or mixtures are further classified as homogeneous mixture or heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures are those mixtures in which properties and composition remains uniform. मतलब अगर एक सॉल्यूशन या आपने एक मिक्सचर बनाया, चीजों को, 2-3 चीजों को मिक्स करके, तो आप उस मिक्सचर का अलग अलग उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट को अगर आप चेक करो तो उसमें सेम रेशियो में वो चीजें अगर प्रेजेंट है. जैसे आप घर में वाटर में शुगर मिक्स कर रहे हो, लेमनेड बनाते हो, शिकंजी जिसको हम कहते हैं, पीते हो ना. अगर उसको आपने घर में प्रिपेयर किया, लेमन जूस डाला, उसमें शुगर डाला, सॉल्ट डाला, उसके बाद सारा कुछ मिक्स करने के बाद हमने फाइनली फिल्टर कर दिया उसको. फिल्टर करने के बाद उसमें अपने 10 ग्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया, और हर एक ग्लास से अगर आप टेस्ट करो तो इट विल रिमेन सेम. दैट मींस इफ यू हैव मिक्स्ड द थिंग्स प्रॉपर्ली, अच्छे से अगर आपने उसको मिक्स किया होमोजेनिटिकली, तो जो मिक्सचर बनते हैं वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स, एंड दे हैव सिमिलर और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. जितना भी मिक्सचर आपने बनाया, हर जगह पे उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कॉम्पोजिशन और उसका जो मतलब टेस्ट अगर हम कहें तो दैट विल रिमेन सेम. तो ऐसे मिक्सचर्स के लिए एक टर्म यूज होती है ट्रू सॉल्यूशंस. सिंपली सॉल्यूशन भी कह सकते हो या फिर ट्रू सॉल्यूशंस हम उनको कहते हैं. ठीक है. और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स जिसमें मिक्सिंग सेम नहीं है. अब जैसे आपने घर में 2 टाइप की चीजें मिक्स की, एक सॉल्ट ले लिया और एक शुगर ले लिया. शुगर के क्रिस्टल का शेप अलग है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स अलग टाइप के. आपने एक बोल में दोनों को मिक्स कर लिया, बट स्टिल आफ्टर मिक्सिंग देम यू कैन आइडेंटिफाई कि शुगर कहाँ पड़ी है और सॉल्ट कहाँ, क्योंकि दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए. आप उनको वाटर में मिक्स कर दोगे तो मिक्स हो जाएंगे, बट विदाउट वाटर इफ यू मिक्स टू दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस
which are not otherwise intermixed with each other. ऑयल और वाटर मिक्स करके कभी घर में देख लेना, किया है कभी ट्राई? हमने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट भी किए थे. वाटर और ऑयल आप उसमें डालते हो, ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहता है, वाटर नीचे रहता है, बिकॉज वाटर और ऑयल दोनों मिक्सिबल नहीं है. तो ऐसी चीजें जो आपस में मिक्स नहीं होती है, वो उनका मिक्सचर जो बनेगा उसमें कहीं पर किसी की परसेंटेज ज्यादा है, कहीं पर किसी की कम है. तो दोज काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज heterogeneous mixture, and heterogeneous mixtures are further classified into two types. Can you name heterogeneous mixtures? कौन से टाइप के हैं? Colloids and suspension. तो अब एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने को, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस, colloids and suspension में क्या डिफरेंस है. Now you need to tell this thing. सबसे पहले पार्टिकल साइज, कि जब हम मिक्स कर रहे हैं सब्सटेंस को, मतलब दो चीजों को मिक्स किया, सपोज वी हैव एडेड, वी हैव कॉमन सॉल्ट और शुगर, आप ले सकते हो. यहाँ मैं ये सॉल्यूट लिख रही हूँ और इधर सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है जो चीज आपने कम अमाउंट में ली है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में लिया है. सपोज वी आर मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, तो सॉल्यूट आपका शुगर हो गया, वाटर है सॉल्वेंट. अब इसी वाटर में हम सॉल्यूट अगर चेंज करके सॉल्ट की जगह पे मिल्क ऐड कर देते हैं, तो दैट सॉल्यूशन विल बी नेम्ड एज मिल्क इन वाटर. थर्ड ऑप्शन में हमने सैंड ऐड किया, सैंड इन वाटर. तो ये आपके पास तीन कैटेगरीज आ जाएंगी. सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, शुगर है या सॉल्ट है, और जिस तरह का सॉल्यूशन बनता है आपने कभी नोटिस भी किया होगा, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, नथिंग इज विजिबल ओवर देयर. रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट और शुगर इन वाटर, तो सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइनली इतने लेवल पे डिवाइड हो जाते हैं कि उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम रह जाता है. 1 नैनो का मतलब होता है, यू रिमेंबर, 10 raised to the power -9 मीटर. इतना छोटा पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर. अगर इससे भी कम साइज के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल साइज इज लेसर देन 1 नैनोमीटर, तब वो आपको ना माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होंगे, ना आपको अपनी आईज से दिखेंगे. पार्टिकल्स विल नॉट एट ऑल बी सीन हियर. So these kind of solutions are true solutions. When we dissolve milk in water, milk in water या स्टार्च का सॉल्यूशन बनाए अगर हम वाटर में, तब पार्टिकल आपको माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होंगे, बट आपकी आईज से नहीं दिखेंगे. सिर्फ आपको वो सॉल्यूशन एक ट्रांसलूसेंट सा गम जैसा, जो गम होती, ग्लू लाइक अपीयरेंस होती है इन सॉल्यूशंस की. पार्टिकल साइज आता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में. एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन व्हिच वी हैव डिसॉल्व्ड सैंड इन वाटर. सैंड को वाटर में डाल के, आप लोगों ने मुझे वीडियोस भी बना के तब भेजी थी कुछ बच्चों ने. सैंड आप वाटर में डालते हो, मिक्स नहीं होते पार्टिकल्स, आपको इजीली विजिबल भी होते हैं, सैंड दिख रही होती है पानी के अंदर, ठीक है. तो दैट इज बिकॉज सैंड के पार्टिकल्स डिवाइड होते ही नहीं है वाटर के अंदर जाके, उसी साइज प्रोपोर्शन में रहेंगे जिस प्रोपोर्शन में सैंड के अंदर वो पार्टिकल्स है. तो यहाँ पर वो पार्टिकल रेंज आता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. तो इतने लार्ज साइज पार्टिकल्स आपको आई से भी विजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. तो इन तीनों में एक डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया वो पार्टिकल साइज के बेस पे. पार्टिकल साइज इतने स्मॉल है कि माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं है, देन इट विल बी नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. साइज रेंज भी याद रखना है, लेस देन 1 नैनोमीटर. When particles are visible under microscope but not through eyes, आप eyes से नहीं देख सकते हो, then it is named as colloidal solution. And if particles are visible to you through your naked eyes as well, आप इजीली देख पाते हो वाटर के अंदर कोई ऐसी चीज पे, अब चॉक पाउडर को अगर हम मिक्स करें वाटर में, ये भी विजिबल होता है बिकॉज इसके पार्टिकल्स का साइज भी लार्जर है, ठीक है. तो लार्ज साइज पार्टिकल्स आर इजीली विजिबल इन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सस्पेंशन. क्लियर? तो ये हो गया पार्टिकल साइज पे डिफरेंस. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड उनकी कॉम्पोजिशन पे बेस किया है, होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है. तो इसको हम कहते हैं अपीयरेंस कैसी है उस मिक्सचर की. तो अपीयरेंस ट्रू सॉल्यूशन की कैसे आएगी? होमोजेनियस. तो दे आर ऑलवेज होमोजेनियस. कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा लो, एयर जो है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर. एयर थ्रू आउट अर्थ पे
जो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी की गैसेस, ये सेम प्रोपोर्शन में है। बट एयर के अंदर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी एयर को कह सकते हो अगर आप उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या पोल्यूशन जितना भी है उसको हम कंसीडर करें। बट वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग एयर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस ओनली। ये कुछ बच्चों को एक माइंड में रहता है कि जब एयर में इतना कुछ मिक्स है हम उसको होमोजीनियस कैसे कह सकते हैं। कहीं हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कहीं हम कहते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा है, तो वो हम पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। अगर हम पोल्यूशन को कंसीडर ना करें, प्योर एयर को कंसीडर करें, तो वो हमेशा प्योर इसमें ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ऐसे तो आप फिर वाटर को भी कभी प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वाटर आपके घर में आ रहा है जो आप ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर रहे हो, कहीं से भी वाटर का सैंपल ले लो, कुछ ना कुछ तो मिक्स रहता ही है। तो वाटर इज ऑल्सो अदरवाइज अ मिक्सचर, ठीक है। बट हम वाटर को केमिस्ट्री में एज अ प्योर सब्सटेंस ट्रीट कर रहे हैं। डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, इट इज ऑलवेज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये होमोजेनियस है ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड्स के लिए कैसे क्लासिफाई करोगे इसको? हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स गुड। ये दिखता है आपको होमोजेनियस, बाहर से देखने में ऐसे ही लगेगा कि एकदम एक जैसा होगा हर जगह से, बट आप माइक्रोस्कोपिकली जब इसको स्टडी करोगे देन इट विल बी हेट्रोजीनियस। तो इट इज टू बी रिटन इन दिस वे, अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट हेट्रोजीनियस। तो इन सिंगल वर्ड यू कैन राइट हेट्रोजीनियस एंड सस्पेंशंस आर ऑलवेज, मतलब अपीयर भी हेट्रोजीनियस ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जाने की जरूरत नहीं है इसको। And the next is stability. Stability का मतलब है कि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, कितने टाइम तक सॉल्यूशन एज सच रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज स्टेबल, कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप उसको ठंडा ना करो या उसके अंदर कोई प्रोसेस मतलब कुछ चेंजेस करोगे, तभी वो आप शुगर और सॉल्ट को सेपरेट कर पाओगे, इवेपोरेशन हो या कुछ भी हो, अदरवाइज दे आर क्वाइट स्टेबल। कॉलॉइड्स भी स्टेबल है। ट्रू सॉल्यूशंस जितने स्टेबल नहीं है बट स्टिल दे आर स्टेबल। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल मींस क्यों है ये अनस्टेबल? किसी और को भी बोलने दो, आप ही लोग बोल दो, यू टेल सेकंड लास्ट टाइम। व्हाई सस्पेंशंस आर अनस्टेबल? Particles settle down when left undisturbed. Yes, settle क्यों हो जाते हैं particles? Because particle size larger है, तो large size particle gravity की तरफ अपने आप attract होंगे ना, तो gravity किसी भी चीज को नीचे खींचती है, तो that is why particles settle down due to their large size. यहाँ वो suspended रहते हैं तो यहाँ भी इससे larger, but ये throughout suspended रहते हैं। इसका reason क्या है? इनको gravity भी नहीं खींच पाती। That is because इन particles के अपने अंदर एक charge रहता है। ये सब सेम टाइप के चार्जेस वाले होते हैं, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक तरह के जिगजैग मोशन में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉलॉइड्स की, कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ मोशन व्हिच इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, और ये मोशन ही रिस्पांसिबल है इनके टिंडल इफेक्ट जो अभी हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये स्टेबल है दोनों, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज पार्टिकल्स सेटल डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। What is Tyndall effect? Yes, beta. You tell. Scattering a beam of light by any suspended particle. Particle कहीं पे भी अपनी एयर में, आप एकदम डार्क रूम में बैठे होते हो, एक छोटा सा वेंटिलेटर, उसके थ्रू लाइट आ रही है, आपके रूम की लाइट्स ऑफ है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको वो पूरी लाइट विजिबल होती है किस तरह से एंटर हो रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल का आप डांस देख सकते हो। जिगजैग जो मोशन आपको दिखता है दैट इज ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो कोलोइडल मिक्सचर बनाते हैं। एयर अदरवाइज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बट एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो कोलोइड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल थॉरोली मिक्स नहीं है और वो दिखते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, ठीक है, बिकॉज उनका जो साइज रेंज है वो इसके बीच में आता है। So that is why dust particles present in air form a kind of colloidal mixture, और colloidal mixture पे से light को आप pass through करो तो light का path visible हो जाता है, particles visible होने शुरू हो जाते हैं। तो colloids always show Tyndall effect, true solutions नहीं show करते, they do not show Tyndall effect, ये show करेंगे always, permanent में रहता ही है Tyndall effect। Suspension तब तक शो करेंगे टिंडल इफेक्ट जब तक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जैसे पार्टिकल सेटल डाउन होंगे तो वो स्टेज ही अलग हो जाएगी, अब वो सॉल्यूशन रहा ही नहीं है,
उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हो गए, सॉल्वेंट अलग हो गया, इन दैट केस इट विल नॉट शो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टिंडल इफेक्ट। एक प्रॉपर्टी और है फिल्ट्रेबिलिटी। यू कैन डिस्कस फिल्ट्रेबिलिटी और फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। हाँ जी, ट्रू सोल्यूशन पूरा पास थ्रू हो जाएगा फिल्टर पेपर से, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सेपरेट आप नहीं कर पाओगे, तो फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रू सोल्यूशन, यहाँ आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। फॉर कॉलॉइड्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप फिल्टर नहीं कर सकते, बट इफ यू यूज एसपीएम, एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके पोर साइज जो है वो इससे छोटे होते हैं, तो वहां पर ये पार्टिकल्स पास थ्रू नहीं हो पाते, तो कॉलॉइड्स कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सस्पेंशंस कैन बी फिल्टर्ड इजीली बाय एनी फिल्टर पेपर। आपके घर में आप चाय बनते हुए तो देखा होगा ना, मॉर्निंग में बनती है, तो टी इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, आप उसको घर में इजीली, आपके पास जो सीव है, छाननी है, उनसे फिल्टर कर लेते हो, क्योंकि जो टी लीव्स है उसका पार्टिकल साइज इस रेंज से अबव है, आपको विजिबल भी होते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसे लार्ज साइज पार्टिकल्स को आप नॉर्मल किसी भी फिल्टर पेपर या किसी भी सीव से इजीली सेपरेट कर पाते हो। तो सस्पेंशंस कैन बी फिल्टर्ड इजीली, ट्रू सॉल्यूशंस can only be filtered by SPM, not by filter paper, and true solutions cannot be filtered even by SPM। आप कोई भी तरह का फिल्टर पेपर लगा दो, आप एक ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। क्लियर? तो these are major properties and difference it is very important to know। क्या याद करने अच्छी तरह से आपने। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं। अब दोनों कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में नहीं होते जनरली, एक कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में यूज हो रहा है, दैट इज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जनरली हम अपनी डेली लाइफ में जो सोल्यूशन बना रहे हैं जनरली वाटर यूज करते हैं, और वाटर में जो भी हम चीज हम ऐड कर रहे हैं दैट इज नोन एज सोल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, आप कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। मास बाय मास के लिए मास की टर्म में यूज करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोल्यूशन वो लोग बनाते हैं वहाँ पे, या जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन आपको पता है एक टाइप के सोल्यूशन ही होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स को एक लार्ज किसी चीज में, जैसे लिक्विड होंगे तो जनरली अल्कोहल यूज होता है, कफ मेडिसिन वगैरह जनरली इथेनॉल अल्कोहल में बनाई जाती है क्योंकि वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप मेडिसिन देखते हो, उसकी बॉटल पे या उसके रैपर के ऊपर कुछ परसेंटेज साइन भी विजिबल होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि उस सॉल्ट का कितना परसेंटेज उसमें ऐड किया हुआ है। तो ये मास बाय मास परसेंटेज इज वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। आप लोग भी जब बाद में किसी केमिकल इंडस्ट्री में अगर जॉब करोगे तो वहाँ ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, अभी तो आपको सिर्फ पढ़ने को ही मिल रही है ना। तो दिस इवन आपके घर में भी आप मतलब किसी भी तरह का कोई किचन में भी आर्टिकल ला रहे हो, अगर कोई लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में है तो उसके ऊपर परसेंटेज मेंशन होती है। जैसे विनेगर यूज किया होगा घर में, पता है विनेगर क्या होता है, सिरका जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर 5% एसिटिक एसिड, ये सॉल्यूशन है 5% एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है, और अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसका सिर्फ 5% सॉल्यूशन जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, किसी भी चीज में डाल दो तो वो चीज खराब नहीं होती और सार टेस्ट तो देगा ही क्योंकि एसिड है। ठीक है, तो इन दिस वे दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो निकाली कैसे जाती है मैथमेटिकली, इस फॉर्मूला से। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इफ यू हैव 10 ग्राम ऑफ, आपने घर में एक सोल्यूशन बनाया, 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 100 ग्राम वाटर लिया आपने,
और 10 ग्राम उसमें सॉल्ट डाल दिया। आपको पूछा गया परसेंटेज निकालो इसकी, मास बाय मास परसेंटेज कितनी है, तो यू कैन फाइंड इट सिंपली बाय पुटिंग वैल्यूज। मास ऑफ सोल्यूट क्या पुट करोगे, जो स्मॉलर वाला है उसको सोल्यूट लेना है आपने, 10 ग्राम ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना वो है सोल्यूशन, तो मिक्स करके ही उनको आपने उसका टोटल मास लिखना है। 10 आपने 100 में मिक्स किया, टोटल कितना हो गया 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको ऐड नहीं करते, वो क्या करते हैं सिर्फ वाटर का ही मास लिख देते हैं कि सॉल्यूशन तो 100 ही बनेगा। 10 ग्राम सॉल्ट डाला, वो कहाँ गया, गायब थोड़ी, वो दिखना बंद हो जाएगा उसके अंदर जाके, बट मास तो बढ़ाएगा। अगर आप मेजर कर सकते हो घर पे तो आप करके भी देख सकते हो। इफ यू ऐड द सब्सटेंस, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा वो, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें चला गया सॉल्ट, आपको दिखना भी बंद हो जाएगा अगर आप अच्छे से मिक्स कर दोगे, बट इट विल इंक्रीज द वेट। वेट तो ऑब्वियसली 10 ग्राम बढ़ जाएगा, तो ये 10 ओवर 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो होगा आपका मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। इसका रिवर्स न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कि आपको परसेंटेज दे दिया और आपको मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहे हैं। कैन एनीवन टेल हाउ इट इज टू बी डन? सपोज क्वेश्चन इज calculate the mass of solute या sugar कर लो, this consider required to prepare 100 gram of 5% solution। शुगर का 5% सोल्यूशन बनाना है अपने वाटर में, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है, कितनी शुगर आपको चाहिए और कितना वाटर चाहिए? यस, यू कैन टेल, बताओ यू। mass of solute हाँ जी बोलो। over mass of solution, हाँ वो तो फॉर्मूला हो गया, उसके बाद mass of solute excluding over मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, x, तो लेट इट अज्यूम इट बी x, और मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम हमने टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में। समटाइम्स ना सोल्यूशन का मास नहीं दिया होता, 100 ग्राम वाटर दिया होता है, तब आपने यहाँ 100 प्लस x भी करना है। यही चीज ध्यान रखनी है, अगर ये गिवन मास जो है पूरा सोल्यूशन का ही है, देन तो आप एंटायरली 100 पुट करो और मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ परसेंटेज कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो वो अब इसको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे परसेंट साइन फॉर्मूला में है, तो इसको हटा के यहाँ कोई नीचे इसके 100 नहीं लिखना। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये 100 ऑटोमेटिकली यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो इस 100 के होते हुए आपने एक और 100 नहीं लगाना, ओनली यू नीड टू मेंशन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। 5 इक्वल्स टू x ओवर 100, 100 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 5, मतलब 5 ग्राम शुगर आपको चाहिए अगर उसका 5% सोल्यूशन 100 ग्राम बनाना। ठीक है, बट अगर यहाँ पर 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, देन 100 प्लस x लेके फिर उसको सॉल्व करोगे। 100 प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 प्लस 5x इज इक्वल टू 100x। x के लिए आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होंगी, ठीक है, इन दैट वे यू कैन सॉल्व। तो इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में बेटा आपको एक तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने और मिक्सचर्स के जो डिफरेंस है, एक दो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स और फ्लू सॉल्यूशंस, कोलॉइड सस्पेंशन, और कोलॉइड्स के टाइप्स की टेबल दी हुई है, एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, क्योंकि आगे सेपरेशन मेथड जो है वो डिलीट कर दिए सीबीएसई ने, वो पोर्शन नहीं करना। अभी एक थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कोलॉइड डिस्कस करें। इफ यू नो दिस, आप